जी नमस्कार मैम। सुन पा रही मैम? हाँ सुन पा रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बहुत अच्छा लगा आप जुड़े और जल्दी सभी लोग जुड़ जाएं तो क्लास स्टार्ट कर हाँ हाँ, तब तक हम अपना वो स्क्रीन ऑन कर लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल जी। कहीं ऐसा तो नहीं कि और बच्चे दूसरे लिंक पे जुड़ रहे हो? आलोक जी, कैन यू हियर मी? जी जी मैम आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है जी। बाकी लोग भी जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे आप स्टार्ट कीजिए मैम प्लीज। मैं पूछ रही कहीं ऐसा तो नहीं दूसरे लिंक पे जुड़ रहे हो बच्चे? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं मैम, इसी पे है। मैंने कह दिया कि आपके इसी वाले लिंक पे ही जुड़ेंगे, क्लास होगी आपकी। ओके ओके ठीक है। तो बेटा आप लोग लॉन्ग टाइम गैप हो गया तो मुझे लग रहा है बहुत कुछ भूल गए होगे। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बच्चों। तो कुछ याद है जो बताया था? सब लोग सुन रहे हो ना मुझे? यस मैम। हाँ मैं पूछ रही हूँ कुछ याद है?
यस मैम, हिस्ट्री ऑफ द म्यूजियम ऐसे बताया था आपने। नहीं बेटा, म्यूजियम नहीं बता रहे हम, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री एंड हाँ वो बता रहे थे। तो हम लोग एकदम लास्ट में पहुंच गए थे उसके, मतलब एक यूनिट के पहले उस पे चैप्टर के लास्ट पे पहुंच चुके थे हम लोग। तो उसमें हम लोग थोड़ा बहुत ही बचा रह गया था, जैसे कुछ लोगों को ये पता हो नहीं पता हो, AC BC और AD क्या होता है। जैसे हम लोग ये मैंने इसीलिए उस बार रोक दिया था, BC और AD में क्या आता है ना कि 3000 BC या 3000 AD, 178 AD, तो इसका क्या मतलब होता है, किसी को कोई आइडिया? रिस्पॉन्स करोगे तभी हमें समझ में आएगा, हम बताएंगे, हम तो बताएंगे ही, लेकिन मैं पूछ रही हूँ कि किसी को कोई आइडिया है इसमें कि बताऊं मैं? मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ, तो मैं पूछ रही हूँ कि हाँ, BC माने बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट जी के जन्म से पहले। यस। And AD means after Domino. Yes. After Domino, Anno Domini. Sorry ma'am, Anno Domini. हाँ, Anno Domini. BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब जब से हम लोग के ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था तभी से कैलेंडर चालू होता है हमारा, तो उसको 0 मान लो। तो उसके पीछे जाते जाओगे तो उसको BC कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट। और उसके आगे हम लोग आएंगे 78 AD, 79 AD, तो उसको एना डोमिनी कहते हैं, ठीक है। और जो कैलेंडर हम लोग का शुरू हुआ था वो 1600 में शुरू हुआ था, जिसे गैगोरिन ने बनाया था। मतलब ऐसा नहीं है कि कैलेंडर बहुत पहले से, उस समय ज्ञान था लोगों को। अभी मैं आगे इजिप्ट में बताऊंगी कि ज्ञान था लोगों को, ऋतु गणना करते थे, मतलब मौसम के आधार पे गणना करते थे, सूर्य के आधार पे गणना करते थे। लेकिन एग्जैक्टली जो कैलेंडर तारीख वाला होता है, डेट वाला होता है, उसमें ये लोग जो है हमें जो एविडेंस मिला है वो 1600 का मिला है कि 1600 में गैगोरिन बनाया था, ठीक है। तो जो उस लेक्चर का थोड़ा सा पार्ट बचा था तो उसको मैं PPT के थ्रू आ रही हूँ, ठीक है। रिस्पॉन्स करते रहो, नहीं तो फिर लगेगा कि सुन नहीं रहे हो। ओके तो बोल सकते हो। यस मैम, यस मैम। ओके मैम। हम लोग यहाँ तक पहुंच गए थे ना, लाइफ इन द पैलियोलिथिक एज, जिसमें द फर्स्ट ह्यूमन बींग्स, ये भी मैंने बता दिया था, लिव फ्रॉम हंटिंग, फिशिंग एंड गैदरिंग वाइल्ड फ्रूट, ये भी बता दिया था। दे वर नोमैडिक, दे डिड नॉट लिव इन ए फिक्स प्लेस, ये भी बताया था कि ये लोग एक जगह पे नहीं रहते थे, घूम घूम के रहते थे, बिखरे हुए रहते थे। दे लिव्ड आउटडोर इन केव, आर फूड आर इन वुड हट्स, ये भी बता दिया था। दे वर ऑर्गेनाइज्ड इन ए स्मॉल ट्राइब्स मेड अप ऑफ मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, ये भी मैंने बता दिया था। मेरी आवाज आ रही है ना? यस मैम। मुझे लगा कि आ रही है। यस मैम। ओके बेटा। कल्चर ऑफ पैलियोलिथिक एज, मैन एंड वुमेन मेड टूल्स एंड ऑब्जेक्ट ऑफ स्टोन, दोनों मिलके बनाते थे। दे यूज देम टू हंट एंड कट एनिमल स्किन एंड मीट। फायर वॉज डिस्कवर्ड अबाउट 500,000 ईयर अगो,
ये भी मैंने बता दिया था। इट वॉज, हम ये एक बार तुम लोग को इसलिए बोल रहे हैं कि तुम लोग को वो चीज भूले ना। इट वॉज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट डिस्कवरी, मतलब फायर की। अर्ली ह्यूमन बीइंग यूज्ड फायर टू हीट देयर केव्स, कुक फूड एंड ड्राइव वाइल्ड एनिमल अवे। राइट्स एंड बिलीव्स क्या थे इनके? मैंने बताया ही था कि आवर एंसेस्टर्स बिलीव सुपर नेचुरल फोर्स, मतलब ये लोग प्राकृतिक जो वो थे देवी देवता, जैसे सूर्य, चंद्र, नदी, पहाड़, इन सब में बिलीव करते थे। ठीक है। दे ऑल्सो थॉट दीज डिविनिटीज कॉज्ड डिजीज एंड डेथ, मतलब ये लोग अपने ये मानते थे कि जो भी डेथ होती है या जो भी डिजीज होती है वो हमारे देवता के ही उससे होती है, और that is why they had different rights to ask these divinities for help. They buried to dead. They also buried weapon, jewelry, food with the bodies. ये सब मैंने बता दिया था कि वो लोग इवन, मैंने बताया भी था कि वो लोग इवन अपने पालतू पशुओं को भी दफनाते थे उन लोगों के साथ। याद है? यस मैम। ओके। पैलियोलिथिक आर्ट केव में शुरू हुई थी। ये मैंने उसका टाइम पीरियड दे दिया है, ये तुम लोग स्लाइड में देख लेना। लोअर पैलियोलिथिक का टाइम दिया है, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक, ठीक है, मेसोलिथिक, कॉपर, अर्ली हिस्ट्री एज एंड लेटर हिस्ट्री एज। इसको इतने भाग में डिवाइड किया है। देखो ये लोग, मैंने बताया था ना कि ये लोग बनाते थे, तो वो लोग गेरुए रंग से, ज्यादातर इन लोग का जो प्रिमिटिव आर्ट्स पाओगी वो पाएंगे आप लोग, वो गेरुए रंग का पाएंगे, जिसमें हिरन बनते थे, प्याल बनते थे, इस तरह के इन लोग के जो जानवरों को वो लोग देखते थे, मतलब रेगुलरली उसी को वो बनाते थे इस तरह से। दिख रहा है ना? यस मैम। ये हमारी वॉल पेंटिंग है ना, जो उस समय हम लोग के प्रिमिटिव उसमें बनती थी, पैलियोलिथिक पेंटिंग यही है। ठीक है। कैसे, हाउ डिड पीपल लिव इन न्यूलिथिक एज? इन न्यूलिथिक एज ह्यूमन बीइंग लर्न हाउ टू डोमेस्टिकेट एनिमल एंड कल्टिवेटिव प्लांट्स। न्यूलिथिक मीन्स न्यू स्टोन। और एग्रीकल्चर की स्टार्टिंग भी मैंने बता दी थी। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है बच्चा, ठीक है। और हम लोग आज इजिप्ट पे आएंगे। सिलेबस आप लोगों ने देखा है ना। अब मैं दूसरी स्लाइड शो करने जा रही हूँ इजिप्ट की। इजिप्शियन सिविलाइजेशन मीन्स, इसको हिंदी में मिस्र की सभ्यता भी बोलते हैं। ज्योग्राफी पहले हम लोग देख लेते हैं। Egypt's settlements arose along narrow strip of land made fertile by the river, yearly flooding, but predictable regular cycle to flood, plant, harvest, again flood, plant, harvest. Intricate network of irrigation detaches. Worship as a god, giver of life and benevolent. अब मैं थोड़ा नाइल रिवर के बारे में अभी बताऊंगी आप लोगों को। ये पहले ये देख लो, मतलब नाइल रिवर के दोनों तरफ
ये इजिप्ट जो है, मिस्र अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में नील नदी के किनारे है। नाइल नदी को हिंदी में नील नदी भी बोलते हैं, ठीक है। हमारे हिस्टोरिकल एज में इस पे कोई भी मतलब एक असीरियन, अभी पढ़ोगे तुम लोग आगे से, असीरियन वो थी जनजाति थी, उसे छोड़कर कोई भी जो है इस पर अपना अधिपति नहीं बना पाई थी, मतलब इसके ऊपर अपना अधिकार नहीं कर पाई थी। उसका कारण ये था कि इसका इतनी टिपिकल वो था, मतलब ये नाइल रिवर की दोनों तरफ थी और इसकी जो भौगोलिक संरचना थी, जियोग्राफिकल वो था, उसमें कहीं भी मतलब आक्रमण करने का कोई भी बहुत आसानी से किसी पे उस पे आक्रमण नहीं किया जा सकता था। तो इसीलिए इसे मिस्र को जो है, इजिप्ट को बहुत बड़ी सभ्यता मानी जाती है, मतलब बहुत लंबे समय तक चलती हुई सिविलाइजेशन मानी जाती है। जैसे टाइम पीरियड, जैसे इसका टाइम पीरियड सबसे ज्यादा माना जाता है, ठीक है। और उसमें ये भी है कि बहुत नेचुरल, बहुत स्वाभाविक, मतलब यहाँ का जो भी चीजें मिली है बहुत नेचुरल और स्वाभाविक। इसके अध्ययन के बाद, मतलब इसकी स्टडी करने के बाद जो भी चीजें मिली हैं, तो लगा कि ये बहुत ही स्वाभाविक उसमें रही होंगी, ठीक है। अब ये कर्सर के थ्रू बता रहे हैं हम, ये तुम लोग देख रहे हो, इजिप्ट देख रहे हो ना यहाँ, दिखा। रिस्पॉन्स प्लीज। यस मैम, यस मैम, यस मैम। इजिप्ट और ये नाइल रिवर है, ओके Okay, ma'am. तो दोनों साइड नाइल रिवर के बसी हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट, Yes, ma'am. रिलेशन विद नाइल। एक ये अपने आप में एक सेपरेट क्वेश्चन बनता है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। वो नील घाटी की सभ्यता या नाइल सिविलाइजेशन, ये इंडिपेंडेंट ही क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा द नाइल रिवर इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इजिप्ट। क्यों है ये इम्पॉर्टेंट पार्ट? द इजिप्शियन कॉल द नाइल रिवर द लाइफ ऑफ इजिप्ट बिकॉज if there was no Nile river, there would no be anybody living there. मतलब अगर वहां नाइल रिवर नहीं होती तो वहां जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है कि ये मतलब कल्पना भी की जा सकती है कि मतलब यहाँ पे जीवन होता, क्योंकि नाइल रिवर है तो इजिप्ट या मिस्र है, ठीक है। नाइल रिवर को एंशियंट टाइम में हापी कहते थे। यहाँ मैंने नहीं मेंशन किया है, कुछ चीजें मुझे लगी हैं कि वो इम्पोर्टेंट है, तो वो मैं आपको ऐसे ही बता दे रही हूँ कि नाइल रिवर को एंशियंट टाइम में हापी कहते थे और ये हाफा नामक स्थान से निकलती थी, इसीलिए इसे हापी कहते थे, ठीक है। or there probably would not be an Egypt or any history about it. The Nile River is about 4,145 miles long. It is the longest river in the world. ठीक है, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है जीके जीएस या किसी भी चीज में कि सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है और कहाँ बहती है। तो ये हमारे पास दो क्वेश्चंस आते हैं कि नाइल रिवर, नील नदी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की और ये मिस्र से होती है, मिस्र में है, ठीक है। और यहाँ पे चूंकि वो रिवर के किनारे है तो जगह जो है अपने आप में उबड़ खाबड़, ऊंची नीची इस तरह की है। हमारे एक इतिहासकार है हेरोडोटस ने कहा है कि मिस्र को मतलब इजिप्ट को नाइल रिवर, नील नदी का वरदान कहा गया है। इज इट क्लियर? यस मैम, Yes, ma'am. ओके बच्चा, ठीक है। इजिप्ट टू
most important places are the Nile Delta and the Nile Valley. All ancient Egyptian dependent on the Nile River for food, water and transportation. The availability of this unlimited water supply allowed the creation of a society which produced the wonder of the ancient Egypt. Okay? अब यहाँ पे हम लोअर अपर इजिप्ट की बात करने से पहले बात करेंगे कि किसी भी सिविलाइजेशन का, अब ध्यान से सुनना तुम लोग, किसी भी सिविलाइजेशन का विकास कब होता है, कब वो डेवलप होता है? जब हमारे पास कोई आविष्कार हो, जब हम नई नई चीज खोज सकें, और हम नई नई चीजें कब खोज सकते हैं? कोई बताएगा कि हम नई चीजें कब खोज सकते हैं? जब हमारे पास शांति हो, हम शांति मन से रहेंगे तभी कोई चीज का आविष्कार कर सकते हैं। जब सुरक्षा हो, हम अपने को सुरक्षित समझ रहे हो, जब हम सुरक्षित होते हैं तभी हम अन्य पक्षों की ओर झुकते हैं। जब हमें सुरक्षा की भावना आएगी तभी ना हम कोई भी चीज के बारे में सोच सकेंगे या उस चीज के बारे में आगे बढ़ेंगे। ठीक है? चाहे वो विकास की बात हो, चाहे वो कला की बात हो, आर्ट की बात हो, चाहे वो साहित्य की बात हो। किसी के फोन में वो ऋषभ माइक ऑफ करो। हाँ, थैंक यू। ये विकास कब होता है? जब हम सुरक्षित होते हैं, जब शांति होती है, और तभी हमारा वैज्ञानिक विकास हो या कला साहित्य का विकास हो, किसी भी तरह का, यह तभी संभव है जब देश में शांति बनी हुई हो या किसी स्थान पर शांति हो। अगर कहीं पर युद्ध लड़ा जा रहा है तो वहां विकास हो पाएगा? ये बच्चे तुम लोग से पूछ रही हूँ। हाँ, क्योंकि हमारा सारा ध्यान रहेगा कि हम अपने को बचाएं, अपनी जमीन बचाएं, अपना घर बचाएं, अपना ये बचाएं, अपना वो बचाएं। मतलब जब हमारे यहाँ शांति है तभी हम विकास कर सकते हैं। तो मैंने पहले ही बताया कि इसकी जो ज्योग्राफिकल सिचुएशन थी वो ऐसी थी कि कभी वहां पे आक्रमण ही नहीं हुआ, बस एक के अलावा, असीरियन के अलावा वहां पे आक्रमण ही नहीं हुआ। इसीलिए मिस्र सुरक्षित था, इजिप्ट सुरक्षित था। यही सबसे बड़ा कारण है कि वो एक विकसित सभ्यता थी, वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन था। और ये बता चुके हैं कि ये कैसे सुरक्षित था, ये अपनी ज्योग्राफिकल सिचुएशन के कारण सुरक्षित था। ठीक है? और मिस्र नदी के बारे में भी मैंने सब बता दिया है। अब हम लोग मिस्र के अब यहाँ पे ये बताते हैं, अपनी स्लाइड पे आते हैं, अपर एंड लोअर इजिप्ट। मोस्ट ऑफ इजिप्ट्स हिस्ट्री फोकस्ड अराउंड लोअर इजिप्ट, अराउंड द नाइल डेल्टा विच फ्लोज इनटू द मेडिटेरियन सी। ठीक है? अपर इजिप्ट डेवलप्ड लेटर अपस्ट्रीम। नाइल प्रोवाइडेड reliable transportation to go north, drift with the current towards the sea, to go south, catching the Mediterranean beach environment. Unlike Mesopotamia, the Nile was predictable. ठीक है? ये मैंने एंशियंट इजिप्शियन हिस्ट्री दी है। नाइल कल्चर बिगिंस 3900 BCE। ठीक है? अब मैंने यहाँ ओल्ड किंगडम, मिडिल किंगडम, न्यू किंगडम, लेट पीरियड, ग्रीक, पैथोलिक एरा, रोमन पीरियड, सबका दे दिया है हिस्ट्री। इज दैट क्लियर?
Yes, ma'am. अरे यार तुम लोग आज बहुत क्या कहेंगे स्लो. No, ma'am, it's clear. Everything is clear. Okay. Originally, two kingdoms developed along the Nile, Lower and Upper Egypt. Lower Egypt located along the northern Nile. Access to copper mines in Sinai Peninsula. Upper Egypt located the southern Nile. Or King Menes conquered Lower Egypt, unified the kingdom and establishing the first dynasty. Menes ने first dynasty को capital of Memphis. इनका capital Memphis था. तुम लोग सोचोगे ये फराओ कौन है. अभी हम बताते हैं फराओ कौन है. इनमें इस स्लाइड पे हम बाद में आएंगे, ये पहले लग गई है. Religion and philosophy. Exhibition of ancient settlements have uncovered traces of religious practices and beliefs in Egypt from as early as 6000 BCE. Some sites near the modern border between Egypt and Sudan include areas that were devoted to rituals and festivals, as well as sections for burial. Little is known about the early religious practices and beliefs. Graves of cattle have been found, indicating some degree of veneration of those animals. Human graves dating to pre-dynastic time include artifacts, weapons, vessels, and other materials. The inclusion of these objects in graves indicates a belief in some type of afterlife during which the times would to be put to use. By the time Egypt was unified, the early religious practices had developed into a formal religion involving the worship of many gods and goddesses. The environment played a significant role in shaping the nature of the deities the Egyptian worship. Their god and goddess took the form of human, animal, or combination of human and animal. These forms represented the force of nature and elements of the Egyptian physical world. By picturing the natural power as recognized entities and creating methodological story about them, the Egyptians tried to reach an understanding of complicated interaction within their universe. अब इसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले हम इसकी अपने रिवीजन की बात करते हैं. हमारा जो इजिप्ट या मिस्र का जो स्ट्रक्चर था देवी देवताओं का, वो बहुत सारे लोगों का था. अभी हमारे इंडिया में भी है. कैसे बेटा, हम आप लोगों से भी बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं ताकि अब मुझे लगे कि आप लोग इन्वॉल्व हैं. कैसे, जैसे हमारे यहाँ भी विशाल देव समूह है, पार्वती जी हैं, लक्ष्मी जी हैं और गणेश जी हैं. वैसे ही इजिप्ट में उस समय
विशाल देव समूह था, मतलब कई देवी देवता थे, जिसमें नेचुरल, मैंने बताया ना कि ये लोग नेचुरल उसको मानते थे, आकाशीय देवता मतलब प्राकृतिक देवताओं को मानते थे। ये क्लियर हो गया? यस मैम। अच्छा, सबसे ज्यादा ये सूर्य को मानते थे, सूर्य को रॉ बोलते हैं, रॉ वहां बोलते थे, मैंने आगे स्लाइड में दिया है रॉ, ठीक है। नील नदी को ओसरिम कहते थे, इनका नाम था। चंद्रमा को सिन कहते थे। अन्य देवता के रूप में इनके जो थे वो पृथ्वी, पर्वत, आकाश, हवा, वायु, ठीक है, ट्रीज, प्लांट्स, ये सब इनके देवी देवता थे। आइसिस इनकी एक प्रमुख देवी थी। सूर्य की जो ये उपासना करते थे वो कई नाम और कई रूपों में करते थे। जैसे नॉर्थ मिस्र में, नॉर्थ इजिप्ट में सूर्य को रे कहा जाता था, ठीक है, और कहीं पे उन्हें एमन कहा जाता था। और साउथ इजिप्ट में इन्हें होरुस कहा जाता था। मतलब इनके नाम अलग अलग थे, देवता एक ही थे सूर्य, लेकिन नॉर्थ में रे थे, मिडिल में ये एमन थे, एंड साउथ में ये होरुस थे। इज दैट क्लियर? यस मैम। उनका जो रिलीजन था ना, एक तरह से क्या कहेंगे, किसी भी चीज को संदेश देता था। जैसे अभी हम आगे बताते हैं इसके बारे में। आ जाए हम स्लाइड पे। देखिए ऐसे बनते थे आइसिस, एमन रे। स्लाइड दिख रही है ना? क्या मेरी आवाज? यस मैम, यस मैम। मुझे लग रहा है ना नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि तुम लोग फ्रिक्वेंटली नहीं आंसर दे रहे हो। एमन रे, ठीक है। विश्व में मैंने बताया है कि सभी जगहों में की जाती थी। ये क्या थे? सूर्य थे, सन थे एंड विंड थे, दोनों के रूप में, लेकिन सबसे ज्यादा सूर्य के उसमें होती है। उन्हें कहीं कहीं पे रे भी कहा जाता है, कहीं कहीं पे एमन कहा जाता है। इनको जो दिखाया गया है स्कल्पचर में, पेंटिंग में, या कहीं भी, मतलब जिस रूप में भी इन्हें बनाया हुआ दिखाया गया है, इन्हें एक ओल्ड मैन के रूप में दिखाया गया है। ओके, यस मैम। ये यहाँ का सबसे सर्वोच्च देवता था, सर्वोच्च देवता था। अच्छा, तुम लोग को अगर दिखाई दे रहा हो तो ये देखो यहाँ पे, ये देख रहे हो ना, ये इसको कहते हैं पक्ष युक्त, मतलब ये पक्षी टाइप के भी बनाए जाते थे। और सूर्य का चक्र, मतलब इन द सेंस ऊपर देखो, ये इनके सर के ऊपर, ये दिखा ना, बेटा ये दिख रहा है, ये मेरा कर्सर तुम लोगों को दिख रहा है? यस मैम, यस मैम। ये जो बनावट है ये सूर्य की है, एक गोल चक्र बनाया जाता था। तो ये तुम अब कहीं भी अगर तुम्हें देखने को, चूंकि तुम लोग हेरिटेज मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, तो मैंने हमेशा कहा है कि विजुअल जो चीज देख लिए वो याद हो जाएगी। अगर ये आता है कि ये जो है यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, तो ये तुम अपने से प्रिडिक्ट कर लेना कि ये एमोन रे थे, जो इजिप्ट के सबसे मेन देवता थे, सूर्य, ठीक है। ओके मैम। यही इनका राज चिन्ह हुआ था, मतलब जो मिस्र राज्य का राज चिन्ह था वो यही, जो ये बना हुआ है ऊपर, यही इनका राज चिन्ह था, ठीक है।
मिस्र के लोग जो है अपनी विश्वास के अनुसार ये मानते थे कि एक राजा था जिसका नाम, ये लोग अपने राजा का नाम फराओ रखते थे। ठीक है, फराओ राजा ही जो है शासन करता है। और यहाँ पे मैंने दिखाया कि ये नौका पे बैठे हुए हैं, ये दिख रहा है ना, नौका मतलब बोट, बोट पे बैठे हुए। इनका ये आइडेंटिफिकेशन हम इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि बहुत फेमस देवता है, एक अलग से ये क्वेश्चन भी बन सकता है, इसलिए आइडेंटिफिकेशन याद रहेगा, तुम लोग फटाफट लिख लोगे। वैसे मैंने यहाँ इंग्लिश में पूरा दे दिया है, तुम लोग देख के अपना इसको कॉपी कर लेना। इसको मैं सिर्फ इसीलिए समझा रही हूँ कि ये जो है हाँ, जहां भी दिखाए जाएंगे वहां पे ये बोर्ड के ऊपर बैठे रहेंगे और इनके ऊपर सूर्य बना होगा और इनका जो है पक्षी मतलब बर्ड टाइप का इनका मुंह रहेगा, पक्षी युक्त मुख कहा गया है, तो पक्षी टाइप का इनका मुख बना रहेगा। और ये जो है माना जाता है कि ये जिसको भी अपनी पीठ पे बैठा के, यहाँ देखो रिवर भी दिखाई गई है, रिवर दिख रही है? यस मैम। हाँ, रिवर को पार करा देते हैं तो समझ लो कि वो सभी बाधाओं से दूर हो जाता है। क्लियर हो गया ना इनके बारे में? तो बहुत टिपिकल है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, ये भी है। The goddess Hathor was unusually depicted as a cow. इनको काउ के रूप में डिपेक्टेड किया जाता है, एज ए वुमेन विद द हेड ऑफ ए काउ और एज ए वुमेन विद अ काउज ईयर, मतलब इनके मतलब लंबे लंबे कान भी दिखाए गए हैं काऊ की तरह। हथौर embodied motherhood and fertility and it was believed that she protected women and childbirth। ये तो तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि फर्टिलिटी के वो थे, हथौर को माना जाता था और प्रोटेक्टेड वुमेन इन चाइल्डबर्थ। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. She also had an important funerary aspects, being known as the Lady of the West। ठीक है, लेडी ऑफ द वेस्ट भी कहा गया है। और इनका भी वही था, अभी मैंने एक स्लाइड पीछे छोड़ी है, आफ्टर लाइफ इन लोगों का, जो ये अभी मैं आऊंगी यहाँ पे, इनका था कि मुझे आफ्टर लाइफ मैं चाह रही थी आज इजिप्ट खत्म करना, लेकिन इतना लेंदी है कि हम कैसे खत्म करेंगे। Osiris, one of the Egypt's most important deities, was god of the underworld. He also symbolized death and the cycle of Nile floods the Egypts relied on for agricultural fertility. According to the myth, Osiris was a king of Egypt who was murdered and dismembered by his brother Set. His wife Isis resembled his body and resurrected him, allowing them to conceive a son, the god Horus. He was represented as a mummified king, wearing weapon that left only the green skin of his hand and face exposed.
अब यहाँ पे इसकी जो हिस्ट्री है ओसिरिस की, वो ये है कि इन्हें कहीं कहीं पे, मतलब आप पढ़ेंगे तो कहीं कहीं पे इन्हें सूर्य का पुत्र भी कहा गया है, ठीक है। और इनको नील नदी, नाइल रिवर, और मैंने दिया है यहाँ पे एग्रीकल्चर फर्टिलिटी, पृथ्वी की उर्वरक शक्ति और हरे भरे रखने की देवी जो होती हैं उनका प्रतीक माना गया है। क्लियर हो गया ना? Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. उनकी पूरे इजिप्ट में बहुत मान्यता थी, इनकी बहुत पूजा की जाती थी, इनकी उपासना की जाती थी, ठीक है। ये बहुत परोपकारी और न्यायप्रिय राजा के रूप में निकले। इनके शासन कार्य में जो है इनकी पत्नी आइसिस ने इनकी बहुत सहायता की थी। इनके एक भाई थे सेत, यहां मैंने दिया है, बाय हिज ब्रदर सेत। इनके एक भाई थे सेत ने इनकी धोखे से हत्या कर दी थी। सेत ने इनकी धोखे से हत्या कर दी थी। आइसिस जो इनकी वाइफ थी, उन्होंने अपने पति के जो मृत शरीर था उसको एकत्र किया, मतलब जैसे इनके भाई ने इनकी हत्या की ना, तो कई भागों में इनको कट कर दिया था, तो उसको वो इकट्ठा की और अनुबिस देवता के सहायता से ये उसको दफन करने की तैयारी करने लगी। लेकिन जो इनका पुरोहित होता था वो मंत्र पढ़ के जब इनके शरीर पे वो करता है, मतलब मारता है, तो ये फिर से जिंदा हो जाते हैं। और जब जिंदा हो जाते हैं तो उसके बाद जो है इन्होंने एक होरुस नाम के बच्चे को जन्म देते हैं और उसको एक क्या कहेंगे, गुप्त स्थान, हाँ गुप्त स्थान पे रखते हैं। जब होरुस बड़ा हो जाता है, आगे है आइसिस इनकी वाइफ है, ये देख लो आइसिस के बारे में जो हम बता रहे हैं अभी, देख लिया ना? इसको उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया है कि उनकी पत्नी थी, ठीक है। और ये ऐसे बनाई जाती थी, जहां भी मिलेंगी ऐसे डिपेक्टेड मिलेंगे। होरुस इनका बेटा था, ठीक है। फिर जब होरुस बड़ा हो जाता है, ये हिस्ट्री में तीनों लोग हैं, इस हिस्ट्री में तीनों लोग हैं, आइसिस, होरुस एंड ओसिरिस। क्लियर? मैं पीछे से दिखा दे रही हूं। ओसिरिस, आइसिस, ओसिरिस है, इनकी वाइफ आइसिस है और इनका बेटा होरुस है। फिर होरुस को छिपा देते हैं ये लोग, तो ये जब उस गुप्त स्थान पे छिपे रहने के बाद बड़ा होता है, फिर इसने सेत को, मतलब सेत ने उनका मर्डर किया था ना जब ये उससे जिंदा हुए थे। स्टोरी ये सबसे कोरिलेट है। सेत इनका जो भाई था, उसके उससे इन्होंने बदला लिया और उसका वध कर दिया, उसको मार दिया। क्लियर हो गई तीनों लोग की बातें? पुरुष ऐसे बनाए जाते थे, इसको ध्यान से देख लो बेटा। इनका सोशल स्ट्रक्चर क्या था? मैंने कहा था ना कि फराओ में, अभी हम फराओ पे आएंगे, ठीक है। तो इनका सोशल स्ट्रक्चर में सबसे पहले फराओ थे, फराओ के बाद गवर्नमेंट ऑफिशियल, नोबेल्स थे, फिर सोल्जर्स थे, फिर स्क्राइब्स थे,
फिर मर्चेंट्स थे, मर्चेंट्स के बाद आर्टिस्ट थे, आर्टिस्ट के बाद फिर फॉर्मर थे, फिर स्लेव्स थे एंड सर्वेंट थे। ये मैंने इनका सोशल स्ट्रक्चर यहाँ पे बताया। फराओ इजिप्शियन, ये बेटा पहली वाली स्लाइड पढ़ने में आ रही थी, क्योंकि इससे ना अगर क्वेश्चन में तुम लोग के हम ये भी बताते चल रहे हैं, क्वेश्चन में अगर ये बनता है सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इजिप्ट, तो ये स्लाइड अगर तुमको याद रहेगी, सिर्फ ये स्लाइड, तो लाइन से तुम लोग लिख ले जाओगे, इसलिए पूछ रहे हैं। ये पढ़ने में पूरी आ रही है ना मैम? ओके बेटा। यस मैम। मिस्र के जो शासक होते थे वो फराहो या फराओ कहलाते थे, और लोग उन्हें गॉड्स का ह्यूमन फॉर्म मानते थे। या मैंने दिया है इजिप्शियन, गॉड देयर लीडर्स कॉल्ड वर बिलीव्ड टू बी गॉड इन ह्यूमन फॉर्म। ये क्लियर हो गया फराओ किसे कहते थे? यस मैम। इनके शासक या राजा जो होते थे उसको फराओ कहते थे, फराहो या फराओ कहा जाता था, और इन्हें ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे, गॉड्स ऑफ ह्यूमन फॉर्म मानते थे। आफ्टर फराओ डेड, ह्यूज स्टोन वर बिल्ट एज देयर टॉम्स। फराओ के डेथ के बाद उन्हें बना दिया जाता था स्टोन से, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफिशियल, उसके बाद मैंने यहाँ पे तुम लोगों को जो स्ट्रक्चर दिखाया था पीछे, उसी स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पे राइट बिलो फराओ इन स्टेटस वर पावरफुल गवर्नमेंट ऑफिशियल, ओनली नोबेल्स कुड हेल्ड गवर्नमेंट पोस्ट, ठीक है। यस मैम। Nobles enjoyed great status and grow wealthy from donation to the gods. The pharaoh appointed a chief minister called a wazir as a supervisor. ये मैंने सबका दे दिया है, शोल्जर्स का दे दिया है, स्क्राइब्स का दे दिया है। शोल्जर्स ये तो नाम से ही तुम लोग लिख ले जाओगे कि वॉर्स एंड इसमें डोमेस्टिक उसमें वो करते थे, और इसको उनको पढ़ने की इसलिए नहीं जरूरत है। स्क्राइब्स का तुम जान ही रहे हो। फराओ डिपेंडेंट ऑन रिटन रिकॉर्ड टू कीप देयर गवर्नमेंट इन ऑर्डर, देयर राइटर्स वर कॉल्ड स्क्राइब्स। ओनली बॉयज कुड बिकम स्क्राइब एंड दे बिगेन देयर ट्रेनिंग when they were about 10 years old. फिर मर्चेंट्स थे, ठीक है। मर्चेंट्स, देयर वर पीपल नीडेड टू बाय गुड्स फ्रॉम आर्टिसन एंड ट्रेडर्स। दीज वर द मर्चेंट्स एंड स्टोर कीपर्स who sold these goods to the public. ये मतलब एकदम सिंपल है, जो हम आज देख रहे हैं ना वही चीज पीछे भी है, ठीक है। यस मैम। आर्टिशियन क्राफ्ट्समैन बनाते थे ज्वेलरी, पॉटरी, टूल्स, ये सब बनाते थे। फॉर्मर्स जान ही रहे हो क्या करते थे, मतलब ये यू नो वेरी वेल। मैं अब इसका जो मेन वो है वो बताती हूँ। यहाँ पे ये तुम लोगों को स्लाइड क्लियर हो गई ना? आगे चले? यस मैम। यस मैम। पिरामिड पे भी आएंगे। अभी हम ये बताना चाहते हैं कि जो मिस्र के लोग थे इजिप्ट के, उसमें जो उच्च वर्ग के थे वही लोग आभूषण पहनते थे, ज्वेलरीज पहनते थे। मैक्स मुलर एक विद्वान है, उन्होंने बताया
कि मिस्र की स्त्रियों का बहुत सम्मान था। इजिप्ट में स्त्रियों का बहुत ज्यादा सम्मान था। अच्छा, हमें जूड़े बांधने का जो हेयर स्टाइल में जूड़े बांधने की प्रथा है वो हमें अपनी इंडिया इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिली है और उससे पहले हमें इजिप्ट में मिली है। सोचो, मैंने यहाँ पे पिक्चर्स नहीं लगाई क्योंकि बहुत लेंदी हो जाता। टाइप्स ऑफ हेयर स्टाइल्स, तुम लोग आजकल तो नेट का जमाना है, तुम लोग डाल के देखना तो तुम लोग खुद तंग रह जाओगे। बॉयज गर्ल्स मैं सबको बता रही हूँ कि खुद प्लीज म्यूट योर माइक जिसका भी है बीच में डिस्टर्ब हो जा रहा है। गूगल पे डाल के देखना तो टाइप्स ऑफ हेयर स्टाइल में तुम सोचोगे माय गॉड, मतलब ये आज हमारे जो पार्लर्स में बनाते हैं उस तरह के उस समय बनते थे, ये हमें एविडेंस मिले हैं। और टाइप्स ऑफ हेयर स्टाइल के, टाइप्स ऑफ जूड़े के। और पुरुष जो है, मतलब जो वहां के आदमी थे, वो सिर पे विग लगाते थे। अब विग क्यों लगाते थे? जब बाल होते थे तो विग क्यों लगाते थे? ये क्वेश्चन बनता है ना। इंटरेस्ट तो तुम लोग को याद हो जाएगा मिस्र पूरा इजिप्ट क्यों लगाते थे। क्योंकि पता है इन लोगों का जो हम लोगों को वो रिटन वो मिला है एविडेंस, जो इनकी लिपि मिली है, उसमें कहीं एक जगह लिखा हुआ है, अभी मैं आगे जब लिपि पे आऊंगी तो बताऊंगी कि कहीं लिखा हुआ है कि ये लोग किसी भी प्रकार के शरीर पे किसी भी प्रकार के बाल को पसंद नहीं करते थे। तो ये लोग एंशिएंट टाइम में अपने बालों को हटा देते थे। लेकिन जो हमें स्कल्पचर्स, ये पेंटिंग्स या कहीं कहीं मिले हैं देखने के लिए कि विग लगे हुए हैं, वो विग लगे होते हैं, वो ओरिजिनल हेयर नहीं होते हैं। ये हमें इनके रिटन एविडेंस में मिला है। इज दैट क्लियर? और इसमें जो फराओ होते थे उनकी विग सबसे बड़ी होती थी। ठीक है मैम, आई हैव अ डाउट। हाँ बताओ। मैम, जैसे मेल हुआ या मेल हुई या फीमेल हुआ तो कोई भी नेचुरल मतलब बॉडी हेयर तो नहीं फीमेल रखते के बाल होते थे, पुरुष अपने सर के बाल नहीं रखते थे ज्यादातर एंशिएंट टाइम में। अच्छा मैम, बाल रखते नहीं थे बट भी विग यूज करते थे। हाँ, विग यूज करते थे। विग का हमें मिला है एविडेंस, मिला है रिटन एविडेंस मिला है, जिसमें है कि फराओ की विग सबसे लंबी होती थी, सबसे बड़ी होती थी। तो उससे जैसे किसी पेंटिंग, स्कल्पचर या कहीं भी बना है तो तुम्हें वो बीच में या कहीं भी वो खड़े हुए दिखेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा अच्छा ये फराओ थे और ये इनके अंडर के लोग थे। मैम, तो ऐसा क्यों नेचुरल हेयर को रखते नहीं थे, फिर विग यूज करते थे? उनको अपना मानना था। अब जो हमें रिटन एविडेंस में मिला है उसमें यही मिला है कि वो उसको नापसंद करते थे। अब क्यों करते थे यार, ये वो उसी समय का व्यक्ति बता पाएगा। हाँ, तो वो हमें जो हम लोग तो मैंने पहले ही लेक्चर में बताया है कि हम कोई भी एंशिएंट टाइम का अध्ययन करते हैं तो वो 3 चीजों से करते हैं, है ना। या वहां पे कोई गया उस समय और उसने वो विवरण दे दिया, विदेशी यात्री, या उनके जो मैंने बता चुके हैं, फिर वही चीज रिपीट नहीं करेंगे, मतलब उनके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से करते हैं। तो ये मान लो कि हमारा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से है और ये रिटन भी मिला है। जब इनकी रिटन पढ़ी गई, शुरुआत में जो बनी वो पढ़ी नहीं गई, और जब बाद में जो बनी, अभी हम उस पर आएंगे, इनके रोसेटा शिलालेख है, अभी आएंगे उस पे। आज के लेक्चर में मैं चाह रही थी कि इजिप्ट खत्म कर दूं, लेकिन हो नहीं पाएगा। वो बहुत तेजी से भागना भी बच्चों को समझ ही ना आए तो क्या मतलब, ये चीज हो। हाँ, तो मैं चाहती हूँ जितना रहे उतना क्लियर रहे। नाइल रिवर के बारे में हमें सब क्लियर हो गया, ठीक है, और हमें रिलीजन के बारे में क्लियर हो गया, और हमें इनका सोशल स्ट्रक्चर भी अभी क्लियर हो रहा है, ठीक है। ये 3 चीज हम लोग एकदम आज क्लियर कर लेंगे। टाइम ओवर हो रहा है लेकिन सोशल स्ट्रक्चर क्लियर करके ही बाइंड अप करेंगे। अच्छा,
जैसे हम लोगों को आज अपनी 21वीं शताब्दी में स्त्रियों को पूरी तरह से स्वतंत्रता है, वैसे वहां पे भी एंशिएंट टाइम में इजिप्ट में भी पाया गया कि स्त्रियों को हर तरह की सामाजिक स्वतंत्रता थी। जैसे मैंने दिखाया अभी पीछे वो इनकी पेंटिंग्स दिखाई हैं, नहीं दिखाई है, अभी आगे दिखाएंगे। उसमें दिखाया गया है कि उनके जो पत्थरों पे बने हुए चित्र होते थे, उसमें जैसे कोई उत्सव है, ये समझ में आ जाता है कि ये उत्सव का चित्र है। तो उत्सव फेस्टिवल के चित्र में, फेस्टिवल की पेंटिंग्स में हमें स्त्रियों को भी उसी तरह भाग लेते हुए दिखाया गया है जिस तरह वहां पे पुरुष इन्वॉल्व है। इससे क्लियर हुआ कि पूरी तरह से स्त्रियां स्वतंत्र थी। ठीक है। और सबसे यहाँ पे हमें काजल के एविडेंस मिले हैं कि ये लोग काजल लगाने के दोनों, मतलब मेल फीमेल दोनों, तो हमें काजल का पहला साक्ष्य यहीं से मिलता है। ये नहीं है कि हम लोग 21वीं सदी में बनाए हैं काजल कि काजल लगा रहे हैं। हाँ, अब सिर्फ फीमेल लगाती है, पहले मेल फीमेल दोनों लगाते थे। ठीक है। Yes, ma'am. और ट्रांसपेरेंट इनके वो मिले हैं, जैसे जो पेंटिंग्स बने, स्कल्पचर्स बने, उसमें जो लेडीज के वस्त्र दिखाए गए, लेडीज की टेक्सटाइल जो दिखाई गई है, वो ट्रांसपेरेंट दिखाई गई है। तो मतलब ये है कि उस समय भी मतलब एक तरह से ये बहुत हाई लेवल का वो था, स्वतंत्रता थी कि इन लोगों को ट्रांसपेरेंट कपड़ों में दिखाया गया है। अब एक पॉइंट इसमें खाली ये बचता है कि ये लोग यहाँ पे बिल्ली को पालना बहुत शुभ मानते थे। और अभी आगे जब पढ़ाएंगे हम ममीफिकेशन, तो उसमें बताएंगे कि इन लोगों को भी प्रिजर्व किया जाता था, सिर्फ ह्यूमन बॉडीज को नहीं प्रिजर्व किया जाता था, इन लोगों को भी प्रिजर्व किया जाता था। अब हम लोग यहीं पे इस लेक्चर को रोकते हैं, पिरामिड पे कल आएंगे। ये याद रखना, हम लोग को पिरामिड्स पे कल आना है। Okay, ma'am. और तीनों चीज में अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो प्लीज इस पे भी पूछ सकता है, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकता है। और तुम लोग को समझ में आ गया तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, नहीं समझ में आया तो फिर से समझाऊंगी। मैम ये पीपीटी मिलेगा हम? पीपीटी बेटा उस पे जा रही है ना, यूट्यूब पे जा रही है। अच्छा, और ओके मैम, ओके। सेम जैसे मैं पढ़ाई हूँ वही चीज जा रही है। अभी मैं कैमरा ऑन करके आ रही हूँ। ओके मैम। बाहर हो जाऊँ। हाँ, पीपीटी जा रही है बेटा आप लोग की, उस पे पूरी पीपीटी आएगी। अगर और कहीं कोई कंफ्यूजन होगा, जैसे मैंने प्री हिस्ट्री पे मुझे कहीं से मिल गया, अच्छा लगा तो वो मैंने भेज दिया था। ऐसे ही मुझे जहां से कुछ भी मिलता रहा मैं तुम लोगों के ग्रुप पे भेजती रहूंगी। ठीक है। और कोई? मेरी आवाज आ रही है? यस हाँ, तो आलोक जी हैं? मैम। बिल्कुल है मैम, बिल्कुल है मैम। तो आलोक जी यहीं पे रोक रहे हैं आज। ठीक है, बिल्कुल मैम, श्योर सर। हम भी मैम एक क्वेश्चन। हाँ बेटा बोलो। मैम